गुड इवनिंग गाइस। मैं ऋषभ कलकल फ्रॉम एसडीपीटी पब्लिक स्कूल। आप सब लोग जानते हैं पहले से ही, और पिछले भी हमने एपिसोड बनाए, लेकिन अभी हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 5 की। उसमें जो एपिसोड नंबर 4 था उसमें हम केसेस पढ़ा रहे थे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। 2 केस हो पाए थे वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण। अभी हमको क्या करना है, केस नंबर 3 हम इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, 6 केस आपको याद करने थे। तो 6 केस में क्या है, तीसरे नंबर का केस मैंने आपको बताया था कि पहला केस क्या था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखी होती है, ठीक है। सेकंड केस था जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखी होती है, एंड थर्ड केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर एंड फोकस के बीच में रखी है। तो जानने वाली बात क्या है, बड़ी ही आसान बात है, और आपको कैसे डायग्राम बनाना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। आपको लिख लेना है यहाँ पे, when the object is placed between center of curvature and focus, then the image is formed। अब इमेज कहां बनेगी ये देखने वाली बात है। करना क्या है अपने को, यहां पे आपकी क्या रखी है, ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दिया है ए एंड बी। यहां से निकलने वाली एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और पैरेलल जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर ये वापस ऐसे निकल जाती है, ठीक है। दूसरी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली कोई भी रे उसी एंगल पर वापस हो जाती है, और ये इसी लाइन से, जैसे इसी रास्ते से वापस आएगी। अब ये दोनों जो रे हैं वो यहाँ पे आकर टकराती हैं। कहाँ पे टकराती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे टकराती है। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें क्या करना है अपने को। तो इमेज कहाँ बनी आपकी, नंबर 1 इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन है आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सी हम इसको लिखेंगे। दूसरा, कैसी बनेगी इमेज, पहले आप लोगों को पता है कि कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनी। तीसरी कंडीशन आपकी क्या होगी इसमें, देखिए ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ द इमेज है, ठीक है। ये क्या है, नेचर ऑफ द इमेज है। और अभी हमको क्या बोलना है, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास ये क्या था, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट छोटी है हमारे पास, इमेज कितनी बड़ी है हमारे पास, इतनी बड़ी बड़ी। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीफाइड। ठीक है, तो क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई थी, आपकी सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखी हुई थी। एक जाने वाली रे फोकस से होकर वापस आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और उसी रास्ते में वापस हो जाती है, और ये मीट करती है दोनों कहां पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अभी हम केस नंबर थर्ड को इसको हम क्लियर कर देते हैं, और केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो गाइस, आते हैं केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 क्या है, आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने आपको केस नंबर 4 बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो। किधर रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at center of curvature, ठीक है, कहां पर रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे निकलती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और टकराने के बाद फोकस से वापस आ जाती है। अच्छा, आपको पहचान कैसे करना है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा डीपली समझा देता हूँ इसको। चलिए इसको रफ कर लेते हैं पहले, हम इसको आपको समझा देता हूँ अभी फिर से। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे नॉर्मल आप खींच लीजिए, नॉर्मल आपने खींचा यहाँ पे, नॉर्मल जब आप डाल देंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, इधर आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, ये क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है आपने, इससे निकलने वाली एक रे किधर जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ऐसे निशान आपको जरूर लगाना है, उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, जब इसके पैरेलल जाती है तो कहां होकर वापस जाएगी, फोकस से आएगी, कहां से जाएगी, फोकस से आएगी। ठीक है, दूसरी रे आपकी कहां से आएगी, दूसरी रे भी देखिए बाकी डायग्राम में क्या होता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती थी, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं आएगी, किधर से आएगी, दूसरी भी फोकस, दूसरी आएगी आपकी फोकस से। ठीक है, अब ये टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और ये मीट करेगी यहां पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट करेंगी। और देखिए थोड़ा सा ये तो वैसे डायग्राम हमने दे रखा है, ये जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी इतना ही बड़ा क्या होगा, आपकी इमेज होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज होगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है तो कहां बन रही है आपकी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। किधर बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लिख देते हैं इमेज इज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरा कैसी बनेगी आपको, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा आपको क्या होगा, देखिए ये आपका क्या होगा, पोजीशन हो गई, ये आपका क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज हो गया, और अभी आपको क्या करना है, साइज ऑफ द इमेज। तो कैसी बनी, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज है। ठीक है, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। अभी हम बात करते हैं केस नंबर 5 की, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं केस नंबर 5 की। तो केस नंबर 5 में क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ बढ़ती चली जाएगी और इमेज आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। करना क्या है, देखो बड़ा ही आसान तरीका है। अभी केस नंबर 4 में क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था। अभी आपका कहाँ रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए ठीक है, कर देख लेते हैं। ये यहां से निकलता है, पहली रे निकलती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, दूसरी जो आपकी आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ये इसी पाथ पे वापस हो जाती है। तो अभी देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट थी इतनी बड़ी, अब इस पॉइंट पर यानी कि जहां पे ये दोनों लाइनें मीट करती हैं, जहां तो पे दोनों रे मीट करती हैं, यहाँ पे आपका क्या बनता है, इमेज बनती है। क्या बनता है आपका, इमेज। यानी इसको नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी, इसको देते हैं ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, अब देखिए इसको डिफाइन कर लीजिए। इसमें लिखना है आपको व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, या तो बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, या फिर आप लिख सकते हैं प्लेस्ड
बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड द सी, ठीक है। देन द इमेज इज फॉर्म्ड, कहां बनेगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में बनेगी। दूसरा, ये तो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। अभी आपको क्या लिखना है? नेचर ऑफ इमेज। उसके बाद क्या लिखना है आपको? साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, नेचर कैसा है? वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कैसा बनेगा आपका? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है? थर्ड का ये साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? तो ऑब्वियसली बात है, ये ऑब्जेक्ट बड़ी है और ये कैसा है? छोटी। इमेज कैसी बनी है? छोटी बनी है आपकी। तो कैसा होगा? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी, यानी कि डिमिनिश जिसको बोलते हैं, छोटी को बोलते हैं हम डिमिनिश्ड। ये आपका केस नंबर 5 भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, बड़े ध्यान के साथ एक बार फिर से डायग्राम को समझा देता हूँ। आपका ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पहली रे निकलती है जो कि फोकस से वापस होती है रिफ्लेक्शन के बाद, दूसरी रे आती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इसी एंगल पे वापस हो जाती है। जहां पे दोनों लाइनें मीट करती हैं, जहां पे दोनों रे मीट करती हैं, यहाँ पे क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। और इमेज कहाँ बनती है? आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो कैसी होगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं केस नंबर 6 की। तो गाइस अब बात करते हैं केस नंबर 6 की। देखिए, केस नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा केस है, आप इसमें देख सकते हैं। करना क्या है कि अभी तक हमारी जो ऑब्जेक्ट थी पिछले केस नंबर 5 में कहाँ रखी थी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की बात होगी। अब कहाँ पे आएगा चैप्टर केस? इन्फिनिटी पे आएगा, अनंत पे आएगा, जहां हमको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखी है। करना क्या है कि सेम पॉइंट से ही ये दोनों रे आएंगी। एक बात जान लीजिए कि सेम पॉइंट, यानी इन्फिनिटी पर कोई भी, जैसे सूरज मान सकते हैं, चांद मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, यानी जो आपका मून होता है उसकी भी जो आप इमेज देखते हैं अपने कैमरे में या किसी भी तरीके से, यानी कि मून बहुत बड़ा होता है और इमेज उसकी बहुत ज्यादा छोटी सी आपको दिखाई देती है, या फिर अपने आईज के द्वारा आप देख सकते हो तो उसको बहुत छोटा आपको दिखाई देता है जितना बड़ा होता है उसके मुकाबले। अभी क्या करना है? एक रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पोल है आपका, फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक रे आती है आपकी प्रिंसिपल एक्स पे इस पे टकराती है और टकराने के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर होकर निकल जाती है, यानी फोकस के पास से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। इसके बाद दूसरी सीधी आपकी पोल पे टकराती है, पोल पे टकराने के बाद में फोकस से होकर निकल जाती है और जो दोनों लाइनें यानी दोनों रे जो यहाँ पे मीट करती हैं, ये कहाँ करती हैं? फोकस पे, एट फोकस। डिफाइन क्या करेंगे? इसको लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहां रखिए? इंफिनिटी पे रखिए। देन द इमेज is formed, बताइए कहां रखी है? पहली कंडीशन है, यानी कि आपको क्या बताना है? पोजीशन ऑफ द इमेज। कहां रखी? पोजीशन क्या है? फोकस पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एट फोकस।
नेचर क्या है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तीसरी चीज क्या है आपकी? साइज ऑफ द इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी है। आप बात कर सकते हैं मून की। अगर मैं फिर से एग्जांपल दूं तो मून बहुत बड़ा है, एक ग्रह है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन आपको बहुत छोटा दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही ज्यादा छोटी। साइज क्या होगा आपका? हाईली। ठीक है, तो गाइस आपके केसेस खत्म हो गए हैं, यानी कि इमेज फॉर्मेशन हमने आपको बता ही दिया है सब कुछ। अब आपको मिरर फॉर्मूला, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। देखिए गाइस, आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, सभी जगह शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों के साथ साथ बाकी लोग भी पढ़ सकें। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग।